हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है मांग पढ़ा दिया, पूर्ति पढ़ा दिया। लेकिन गाइस, अभी तक हमने मांग के अंदर जो है मैंने आपको बताया था कि मांग जो है वो तीन तरीके की होती है। एक होती है कीमत मांग, एक होती है आय मांग और एक होती है तिरछी मांग, जिसको आड़ी मांग भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो डिस्कशन करा है वो करा है कीमत और मांग में। ठीक है, हमने जो है आय मांग और तिरछी मांग पर जो है इतना डिस्कशन नहीं करा है। तो आज की वीडियो जो है इसी टॉपिक पर है। एक तो हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आय मांग क्या होती है। रफली मैंने आपको आइडिया तो दे दिया था कि आय में चेंज होने से डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको आय मांग कहते हैं। और संबंधित वस्तु तिरछी और आड़ी मांग किसको कहते हैं? संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उस पर डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आज हम उस पर डीपली डिस्कशन करने वाले हैं। साथ के साथ एक दो और एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो जो है गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं आय मांग पर। किस पर डिस्कशन करने वाले हैं जी? सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं आय मांग पर कि आय मांग जो है वो क्या होती है। गाइज, अगर हम बात करें आय मांग की, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहां पर क्या होता है। एक तो है वस्तु की अपनी कीमत। चार फैक्टर मैंने आपको बताए थे कि भाई चार फैक्टर होते हैं कि जो मांग को इफेक्ट करते हैं। वस्तु की अपनी कीमत हो गया, साथ के साथ संबंधित वस्तु की कीमत हो गया। ठीक है, और तीसरा था उपभोक्ता क्या है, और फिर था उपभोक्ता की रुचि। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं उपभोक्ता की रुचि, ये लिख दिया मैंने। तो गाइज, आय मांग के अंदर क्या होता है? आय मांग का क्या मतलब है कि ये जो तीनों के तीनों फैक्टर हैं, ये जैसे पहले थे ये अब भी वैसे के वैसे ही रहने चाहिए। आय मांग क्या बताती है कि अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर, कौन कौन सी वो अन्य सभी बातें हैं? वस्तु की अपनी कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय। अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर आय और मांग, इसके बीच में जो संबंध को दर्शाता है उसको जो है आय मांग कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या बोला है। अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर, ये लाइन तो लिखना आपको कंपलसरी है ही, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वस्तु की अपनी कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत और उपभोक्ता क्या है जैसी थी वैसी ही रहनी चाहिए। तो अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर आय और मांग के बीच, आय और मांग के बीच में जो संबंध को दर्शाता है उसको गाइज आय मांग कहते हैं। ठीक है, इनकम डिमांड उसको हम कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो गाइज, अगर हम बात करें इनकम डिमांड की, गाइज आय मांग के अंदर जो है देखिए दो सिनेरियो हो सकते हैं। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिनेरियो 1 की। ठीक है, मैंने आपको जो है गाइज दो तरीके की वस्तुएं बताई थी। गाइज, सबसे पहले तो हम डिस्कशन करने वाले हैं सामान्य वस्तुओं के ऊपर कि सामान्य वस्तुएं जो है वो कौन सी होती हैं और उस पे जो है इनकम डिमांड का क्या कॉन्सेप्ट लगता है। देखो गाइस, सामान्य वस्तुएं वो होती हैं जिसका आय और मांग, सामान्य वस्तुएं कौन सी होती है जब इनकम और सामान्य वस्तुओं की मांग के बीच कैसा संबंध होता है? प्रत्यक्ष संबंध जब होता है ना, तो उन वस्तुओं को जो है सामान्य वस्तुएं कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब इनकम बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग जो है बढ़ती है। अगर इनकम बढ़ने पर मांग बढ़ रही है और अगर इनकम घटने पर मांग क्या हो रही है? कम हो रही है। तो गाइज, ऐसी वस्तुओं को जो है सामान्य वस्तुएं कहते हैं। क्या बोला मैंने? सामान्य वस्तुएं किसको कहते हैं कि जब इनकम और मांग के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है तो उनको जो है सामान्य वस्तुएं कहा जाता है। जब इनकम बढ़ने पर मांग बढ़ती है और इनकम घटने पर मांग घट जाती है तो ऐसी वस्तुओं को सामान्य वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है जी, अच्छा जी। अब यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको। अगर मैं बात करूं कि इसका कर्व कैसे बनेगा, तो गाइज इसका कर्व जो है वो बिल्कुल ही अपोजिट बनने वाला है जो हमने अभी तक मांग वक्र पढ़ा है। क्यों?
क्योंकि अभी अपने पढ़ा है कि देखिए मैंने मान लीजिए यहाँ पे आपको कर्व बना के दिखाता हूं, तब आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि क्या बात चल रही है। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया 0। ठीक है, अब की बार गाइज मैं यहाँ पे आई लिख रहा हूं, कीमत नहीं लिख रहा हूं। पहले मैंने क्या लिखा था, कीमत, और यहाँ पर जो है अब की बार मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ पर अब की बार मैंने लिखा मांग। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे अब क्या हो रहा है। मान लीजिए कि भाई इतनी इनकम पर मैं जो है इतनी डिमांड करता था, मान लीजिए इतनी इनकम पर मैं इतनी डिमांड करता था, सामान्य वस्तुओं की बात कर रहा हूं मैं अभी। अगर मेरी इनकम बढ़ी, अगर मेरी इनकम बढ़ी तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करूंगा, इसकी डिमांड अब ज्यादा करूंगा। ठीक है, अगर मेरी इनकम y से y1 हो जाती है, अगर इतनी इनकम मेरी अगर बढ़ जाती है तो मैं क्या करूंगा, सामान्य वस्तुओं के लिए इतनी डिमांड में ज्यादा करूंगा। क्यों? क्योंकि सामान्य वस्तुएं वो वस्तु होती हैं जहां पर डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम का और डिमांड का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका जो डिमांड कर्व बनेगा गाइस वो बनेगा कुछ इस तरीके से। ये हो गया D और ये हो गया D। लेकिन आपने गौर किया होगा जो कीमत का बनाया था डिमांड कर्व हमेशा ऐसे ही बनता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा क्यों बन रहा है धनात्मक वाला, क्योंकि गाइस आय और मांग में सामान्य वस्तुओं के संबंध में अगर हम बात करें तो उसमें प्रत्यक्ष संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो डिमांड कर्व है वो बनाए कुछ इस तरीके से। अब अगर हम बात करें सिनेरियो 2 की, तो अब हम बात करने वाले हैं गिवन वस्तुओं के बारे में। किसके बारे में? गिवन वस्तुओं के बारे में। गाइस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अपवाद के अंदर, मांग के नियम के अपवाद में, कि गाइस ये एक ऐसी वस्तुएं होती हैं जहां पर मांग का नियम जो है वो लागू नहीं होता है। यहां पर क्या होता है गाइस, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो क्या करता है, वो उसकी डिमांड को कम कर देता है, और जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो वो उसकी डिमांड को क्या कर देता है, तो वो उसकी डिमांड को ज्यादा कर देता है। यहां पर गाइस गिवन वस्तुओं के केस में जो संबंध होता है वो कैसा होता है, वो होता है विपरीत संबंध। कैसा होता है, वो होता है विपरीत संबंध। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसके डिमांड कर्व की, तो इसका डिमांड कर्व किस तरीके से बनेगा, देखिए ये मैंने ले लिया y एक्सिस, ये मैंने ले लिया x एक्सिस, और यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ y x 0, यहाँ पे मैंने लिखा I और यहाँ पे मैंने लिखा मांग। ठीक है जी, तो अब देखिए मान लीजिए कि मैं जो है इतनी इनकम पर मैं इतनी गिवन वस्तुएं खरीद रहा था। ठीक है, जब मेरी इनकम इतनी थी तो मैं इतनी गिवन वस्तुएं खरीद रहा था। अब अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं क्या करूंगा, मैं डिमांड जो है इसकी कम कर दूंगा। अगर मेरी, क्योंकि मेरी औकात क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मेरी इनकम बढ़ी तो मैं क्या करूंगा, मैं डिमांड को कम कर दूंगा। अगर इतनी मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं इतनी डिमांड इसकी क्या कर दूंगा, तो मैं इतनी डिमांड इसकी कम कर दूंगा। ठीक है जी, तो इसलिए इसका जो डिमांड कर्व है वो बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि बनता है, क्योंकि ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका नेगेटिवली। ठीक है, नेगेटिवली स्लोप डाउन। तो गाइज आय मांग क्या है, आय मांग जो है गाइज वो अगर अन्य सभी बातें सामान्य रहें, वस्तु की अपनी कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की रुचि, अगर ये जैसे पहले थी अगर वैसे ही रहे, तो उपभोक्ता की आय में अगर चेंज आ रहा है तो वस्तु की मांग पर जो है क्या इफेक्ट पड़ता है उसको जो है गाइज शो करती है, और डिपेंड करता है कि वस्तु जो है वो कैसी है, वो सामान्य वस्तु है या वो गिवन वस्तु है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया गाइज घटिया वस्तुएं और गिवन वस्तुओं में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। अभी मैंने वीडियो बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर। ठीक है, फिलहाल अभी उस पर एक मुद्दा नहीं है हमारा, अभी हम बात कर रहे थे आय मांग की। ठीक है, तो आय मांग का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं तिरछी मांग या आड़ी मांग के ऊपर। तो अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है तिरछी मांग या आड़ी मांग। ये जो है क्या है, किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, क्या शो करती है, बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि भाई वस्तु की अपनी कीमत, सबसे पहला जो कंपोनेंट था वो तो ये था। ठीक है, और दूसरा जो है अब की बार मैं यहाँ पे लिखूंगा उपभोक्ता की आय
और तीसरा अब की बार मैं जो लिखूंगा वो लिखूंगा उपभोक्ता की रुचि। ठीक है, अब की बार मैं संबंधित वस्तु नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि तिरछी मांग वही तो बताती है संबंधित वस्तु के बारे में। तो अब ये जैसे पहले थे ये वैसे ही रहने चाहिए। अब बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। क्या है तिरछी मांग? क्रॉस डिमांड जो है किसको कहते हैं कि अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर। कौन सी अन्य सभी बातें? वस्तु की अपनी कीमत, उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता की रुचि। ये जैसे पहले थे ये अब भी वैसे के वैसे ही रहने चाहिए। ठीक है, अगर अन्य सभी बातें सामान्य रहें तो संबंधित वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन आता है तो उससे डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसको जो है तिरछी मांग या आड़ी मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरछी मांग या आड़ी मांग जो है हम उसको कहते हैं। तो बिल्कुल इसके अंदर भी गाइस दो तरीके के सिनेरियो होते हैं। बात करें अगर हम तिरछी मांग की, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये दो तरीके के गुड्स होते हैं। एक तो होता है गाइस स्थानापन्न वस्तुएं। सॉरी गलत लिख दिया है, देख लेना यार। चलो मैं यहां लिख देता हूं। स्थानापन्न वस्तुएं एक तो ये होती हैं, इनको प्रतिस्थापन भी कहते हैं, और एक होती है गाइस पूरक वस्तुएं। ठीक है, तो स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं क्या होती हैं ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने वहां पे आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं। मैंने आपको बताया था जैसे कि चाय और कॉफी जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होती हैं, जैसे कि घर वाली और बाहर वाली। तो यहाँ पर कैसा संबंध होता है? यहाँ पर जो संबंध होता है वो होता है जी प्रत्यक्ष संबंध। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था लाइक कार और पेट्रोल। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। और यहाँ पर कैसा संबंध होता है? यहाँ पर संबंध होता है विपरीत संबंध। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे कि तिरछी मांग ये तो पता चल गया क्या शो करती है कि जब संबंधित वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन होगा तो उससे डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और दो तरीके के गुड्स से हमें इसको बताना है, स्थानापन्न और पूरक। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्थानापन्न की। दो सिनेरियो है इसके अंदर भी। हम बात करने वाले हैं केस फर्स्ट की, और वो है जी स्थानापन्न वस्तुएं। ठीक है गाइज, यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है जो मैं कह रहा हूं। मेरे को ये पता है कि मैं जो है चाय और कॉफी ये दोनों जो है आपस में स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो गाइज आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि मुझे किसकी कीमत को बढ़ाना है और किसकी कीमत को घटाना है। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है। मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि मैं कॉफी के प्राइस को बढ़ाकर और घटाकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो गाइज अगर आप कॉफी के इसके अगर कीमत को बढ़ाकर अगर घटाकर दिखाओगे ना तो आपको कर्व किसका बनाना पड़ेगा? तो गाइज कर्व आपको वक्र जो है वो इसका बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इसके प्राइस बढ़ाकर और घटाकर दिखाओगे तो कर्व जो है आपको इसका बनाना है, क्योंकि ये इसकी स्थानापन्न है और ये इसकी स्थानापन्न है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैं अभी कॉफी के प्राइस आपको बढ़ाकर और घटाकर दिखाऊंगा। ठीक है, और मैं कर्व किसका बना रहा हूं? कर्व मैं बना रहा हूं चाय का। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका 0। ठीक है जी, अच्छा जी, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि अब जो है क्या होने वाला है। मैं यहाँ पे लिखूंगा चाय की कीमत और यहाँ पे मैं लिखूंगा चाय की मांग। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मान लीजिए कि ये जो है ये चाय का मांग वक्र था, ये जो है चाय का मांग वक्र था डी। ठीक है, और चाय जो है इतने रुपए की थी, इतने रुपए की थी और इतने रुपए की थी जब, तो लोग इतनी चाय पीते थे। ओपी कीमत पर OQ जो है चाय लोग पीते थे। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, सारा का सारा ध्यान आपका इधर ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जब इतनी डिमांड थी तो मान लीजिए कॉफी जो है उस टाइम पर 800 रुपए किलो थी। ठीक है, 800 रुपए केजी थी उस टाइम पर कॉफी। ठीक है, अगर लोग इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी खरीदते थे। अब मेरे को कॉफी के प्राइस बढ़ाने हैं और कॉफी के प्राइस घटाने हैं।
मान लीजिए कॉफी जो है वो 800 से 1000 रुपए केजी हो गई, कॉफी जो है 800 से 1000 रुपए केजी हो गई। तो मैंने आपको क्या बताया, कैसा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध। तो अगर कॉफी के प्राइस बढ़ गए, अगर कॉफी के प्राइस बढ़ गए तो लोग क्या करेंगे, लोग जो कॉफी पी रहे थे वो चाय की तरफ क्या करेंगे, चाय की तरफ जो है ट्रांसफर हो जाएंगे। क्यों? स्थानापन्न प्रभाव की वजह से। स्थानापन्न प्रभाव क्या होता है, तुलनात्मक महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रयोग करना स्थानापन्न प्रभाव आपका कहलाता है। ठीक है, तो गाइज अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर कॉफी की कीमत बढ़ती है तो चाय की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लोग कॉफी पी रहे थे वो अब चाय पीना शुरू कर देंगे। लेकिन चाय ने देखो कुछ भी नहीं करा, चाय की मांग बढ़ेगी और चाय का जो मांग वक्र है वो आ जाएगा इस तरफ को। मैं यहाँ पे लिखूंगा D1 और यहाँ मैंने लिखा D1। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, चाय ने कुछ नहीं करा, चाय अभी भी OP की बिक्री थी और अब भी OP की ही बिक्री है। लेकिन हुआ क्या, पहले लोग इतनी चाय पीते थे OQ, अब इतनी चाय पी रहे हैं OQ1। ये जो इतना ज्यादा ये जो एक्सटेंड हुआ है, ये कहां से आए हैं लोग, ये लोग वो हैं जो कॉफी पी रहे थे। ठीक है, कौन है ये लोग, ये वो लोग हैं जो कॉफी पी रहे थे। लेकिन जब कॉफी 1000 रुपए किलो हो गई तो ये लोग कॉफी को छोड़कर किधर आ गए, चाय की तरफ आ गए। चाय ने कुछ नहीं करा, चाय की कीमत उतनी ही थी जितने की बिक्री है। लेकिन गाइज अगर कॉफी के प्राइस अगर घट जाए, कॉफी 800 थी, अगर कॉफी के प्राइस जो है वो जो है घट जाए, अगर वो जाए 500 रुपए केजी, तो अब क्या होगा, तो चाय की डिमांड गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लोग चाय पी रहे थे वो अब कॉफी को पीना शुरू कर देंगे, बिकॉज कॉफी जो है वो सस्ती है एज कंपैरिजन टू टी। ठीक है, तो कॉफी की डिमांड घट जाएगी और कॉफी की अगर मांग में कमी हो रही है तो किधर आता है मांग वक्र, इधर आता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, D2। लेकिन चाय ने कुछ नहीं करा, चाय अभी भी उतने की बिक्री थी, लेकिन चाय की मांग जो है वो इतनी कम हो गई है। क्यों कम हो गई है जी, ये इसको नाम दे दीजिए Q3। ठीक है, और ये इधर शिफ्ट हो गया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो लोग पहले चाय पी रहे थे वो लोग गाइज अब क्या पीना शुरू कर दिया उन्होंने, उन लोगों ने अब कॉफी पीना शुरू कर दिया है। इस पॉइंट पर कॉफी जो है वो 500 रुपए केजी हो गई है। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट गाइज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सब कुछ ऊपर से चला गया होगा। अगर आपको नहीं पता है स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, प्रत्यक्ष संबंध किसको कहते हैं, ठीक है, अगर ये सारी चीजें नहीं पता है तो भाई आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। चतुरा इसी में है कि आप पहले जो है प्रीवियस वीडियो देखकर आइए तो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। अब दूसरे सिनेरियो की अगर हम बात करें, दूसरा सिनेरियो क्या है, वो है जी पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे की कमी को पूरा करती हैं। ठीक है, तो यहां पर भी मैं बात करने वाला हूं कार और पेट्रोल की। किसकी, कार और पेट्रोल की। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि आपको किसके प्राइस बढ़ाने हैं घटाने हैं। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इसके प्राइस बढ़ाऊंगा और घटाऊंगा, तो कर्व किसका बनाना है, कर्व आपको बनाना है गाइस कार का। किसका बनाना है, कार का आपको जो है वक्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा इसका कर्व। मैंने यहाँ पे लिया y एक्सिस और फिर मैंने लिया यहाँ पर x एक्सिस। ठीक है, ये मैंने ले लिया x एक्सिस, ये मैंने ले लिया y एक्सिस और ये मैंने ले लिया 0। ठीक है, मान लीजिए, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कार की कीमत। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कार की मांग। ठीक है जी, अब देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब गाइज ये आ गया यहाँ पर, मान लीजिए ये कार का मांग वक्र है डी। ठीक है, इतने प्राइस पर, ओपी प्राइस पर इतने लोग जो है कार खरीदते थे। ठीक है, ओपी कीमत पर लोग इतनी कार खरीदते थे और यहाँ पर पेट्रोल जो है वो मान लीजिए 60 रुपए लीटर था। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब पेट्रोल के प्राइस बढ़ाने हैं और पेट्रोल के प्राइस घटाने हैं। गाइज अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, अगर पेट्रोल जो है मान लीजिए 100 रुपए लीटर हो जाए, अगर यहाँ पे कैसा संबंध होता है, विपरीत।
अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। मान लीजिए पेट्रोल हो गया 100 रुपए लीटर, ठीक है, तो क्या होगा, कार की मांग कम हो जाएगी। कार का मांग वक्र किधर आ जाएगा, कार का मांग वक्र आ जाएगा इधर D1। लेकिन कार ने कुछ नहीं करा, कार अभी भी ओपी की बिक्री थी, अब भी ओपी की बिक्री है, लेकिन पेट्रोल की वजह से इसकी डिमांड क्या हो गई है, इसकी डिमांड हो गई है कम। ठीक है जी, या कब हुआ ऐसा, जब पेट्रोल जो है वो 100 रुपए लीटर जो है वो बिकने लग गया। अब अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए, मान लीजिए पेट्रोल जो है वो हो जाए 40 रुपए या 30 रुपए हो जाए अगर मान लीजिए, तो क्या होगा, तो लोग कार ज्यादा खरीदेंगे, रोज ही शोरूम से जो है धड़ाधड़ निकलेंगी, तो ये क्या हो जाएगा D2 और ये एक्सटेंड हो जाएगा इस तरफ को। ठीक है, लेकिन कार ने कुछ नहीं करा, कार अभी भी उतने रुपए की ही बिक रही है। करा किसने है, जो उसकी पूरक वस्तु है पेट्रोल, उसके प्राइस क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, इस वजह से इतनी डिमांड क्या हो गई है, एक्सटेंड हो गई है। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं पूरक वस्तुओं की जब कीमतों में परिवर्तन आता है तो डिमांड पर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, संबंधित वस्तुएं दो तरीके की होती हैं, स्थानापन्न और पूरक, और ये क्या दर्शाता है गाइस, इसी को कहते हैं तिरछी मांग या आड़ी मांग के अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर, अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर जब संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन आएगा तो उससे डिमांड पर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वस्तु स्थानापन्न भी हो सकती है और वस्तु पूरक भी हो सकती है। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया। और अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर तिरछी मांग में क्या होता है और आय मांग में इसका क्या मतलब होता है, कीमत मांग में इसका क्या मतलब होता है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। तो अगला टॉपिक जो है गाइस वो हमारा ये है कि उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता में परिवर्तन का मांग पर प्रभाव। ये क्या टॉपिक है गाइस, ये कोई मांग का टाइप नहीं है। ठीक है, मांग के टाइप हम तीनों पढ़ चुके हैं, कीमत मांग, आय मांग, तिरछी मांग, ये हम पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक है, 4 मैंने आपको इम्पैक्ट बताए थे कि कीमत होता है, उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता की रुचि और उपभोक्ता संबंधित वस्तु की कीमत, 3 तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब ये कह रहा है अगर कंज्यूमर का टेस्ट अगर चेंज हो जाए तो उससे डिमांड पर जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको ग्राफिकली अगर हमें बताना हो, अगर कंज्यूमर का टेस्ट, अगर कंज्यूमर का प्रेफरेंस अगर जो है चेंज हो रहा हो तो उससे जो है डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमें जो है यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो गाइज देखिए इसमें भी वही है, जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर रोहित। कौन है, मिस्टर रोहित। ये जो है पहले मान लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट जो है टीवी देखता था। ठीक है, लेकिन अब इसका जो है टेस्ट है, इसका जो प्रेफरेंस है चेंज हो गया। अब ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं देखता है, अब ये जो है मान लीजिए अब ये जो है कलर टीवी देखता है। इसका टेस्ट यहां से जो है यहां की तरफ चेंज हुआ है। ठीक है गाइज, अब आपको डिमांड कर्व किसका बनाना है, डिमांड कर्व आपको बनाना है गाइज इसका, कलर टीवी का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। या ब्लैक एंड व्हाइट का भी बना, देखो चलो मैं इसका बना के दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे लिया ये और y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये हो गया ओरिजिन। तो अब मैं बना रहा हूं कलर टीवी का। ठीक है, ये हो गया कलर टीवी की कीमत। ठीक है, और मैं यहां लिखूंगा कलर टीवी की मांग। ठीक है, तो मान लीजिए कलर टीवी की डिमांड जो है इतनी थी, इतनी डिमांड थी जब ये टीवी जो है इतने रुपए पर और ये आ गया इधर। ठीक है, तो अब मान लीजिए ओपी पे इतने लोग खरीदते थे इसको। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे अब क्या हो रहा है। अब लोग ब्लैक एंड व्हाइट से जो है कलर टीवी की तरफ जो है ट्रांसफर हो रहे हैं, उनका टेस्ट जो है चेंज आ रहा है। पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट पसंद करते थे बट अब वो जो है कलर टीवी को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कौन सा फैक्टर है ये, कीमत तरकारक ही है। कौन सा फैक्टर है, कीमत तरकारक ही है, जिसकी वजह से क्या होगा, मांग वक्र जो है कलर टीवी का मांग वक्र इधर आ जाएगा, D1 इधर जो है राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट हो रहा है ये,
क्योंकि देखो इसने करा कुछ नहीं है, ये पहले भी उतने रुपए का बिक रहा था, अब भी उतने रुपए का ही बिक रहा है, लेकिन इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई। ये कौन से लोग आए हैं? ये वो लोग आए हैं जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे और अब जो है कलर टीवी देखने लग गए हैं। जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे लेकिन अब कलर टीवी देखने लग गए हैं। ये इसकी वजह से इसकी डिमांड ज्यादा हो गई है, लेकिन प्राइस ने कुछ नहीं करा, प्राइस अभी भी उतना ही है। और मान लीजिए अगर लोगों का टेस्ट कलर से फिर से ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाए, क्योंकि अब ऐसा ही हो रहा है, पुरानी चीजें सारी आ रही हैं वापसी, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाए तो अब क्या होगा, अब इसका मांग वक्र जो है, तो इसका मांग वक्र आ जाएगा इस तरफ को, ठीक है। तो ये हो गया आपका D2 और ये हो गया आपका D2, ठीक है। नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं D2 लिख रहा हूं। करा कुछ नहीं है इसने, ये अब भी उतने रुपए का बिक रहा है, लेकिन इसकी डिमांड कम हो गई इतनी। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि कंज्यूमर का जो टेस्ट है, जो प्रेफरेंस है, जो रुचि, जो प्राथमिकता है, वो चेंज हो गई है। कलर टीवी से किस तरफ को आ गई है? कलर टीवी से वो चेंज होकर आ गई है ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ, ठीक है जी। तो ये किसका कॉन्सेप्ट था? ये कॉन्सेप्ट था कि अगर कंज्यूमर का जो है टेस्ट चेंज हो रहा है, प्रेफरेंस चेंज हो रही है, तो उसका डिमांड पर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको अगर मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब गाइज एक टॉपिक और है, इसका नाम है मांग की विशेषताएं। बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टॉपिक है ये। जब किस्मत आपकी खराब होती है ना, तो गाइज ये पूछ लेता है आपके क्वेश्चन में कि मांग की जो है विशेषताएं बताइए, मांग की क्या विशेषताएं होती है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, तो आपके साथ भी ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि किस्मत तो खराब आपकी है ही। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़कर जाना है कि मांग की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। आपको ये शायद बुक में भी आपको कहीं मिलेगा भी नहीं ये टॉपिक। तो सबसे पहली जो विशेषता है मांग की, वो ये है कि ये जो है वस्तु की उपयोगिता पर निर्भर करती है। यह वस्तु की उपयोगिता पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ इसका मतलब? इसका ये मतलब है गाइस कि जो डिमांड है वो वस्तु की उपयोगिता पर निर्भर करती है, कि मतलब कंज्यूमर जो है उस चीज की डिमांड करता है जिसकी उसको उपयोगिता है, जिसकी उसको जरूरत है। वो कभी भी उस चीज की डिमांड नहीं करता है जिन वस्तुओं की इसे उपयोगिता नहीं है। जो वस्तु उसके लिए अनुपयुक्त है वो उपभोक्ता कभी भी उस चीज की डिमांड करेगा ही नहीं। क्या बोला मैंने? कंज्यूमर हमेशा उस चीज की डिमांड करता है जो उसके लिए उपयोगी है, ना कि जो उसके लिए अनुपयोगी। जो वस्तु उसके लिए अनुपयोगी होती है, कंज्यूमर कभी भी उस चीज की डिमांड नहीं करता है, ठीक है। ये इसकी सबसे पहली विशेषता है। बात करें अब इसकी दूसरी विशेषता की, तो इसका मतलब जो है क्या होता है। अब दूसरी विशेषता जो है वो है, इसमें आप लिखोगे कि इसका मतलब हमेशा प्रभावी मांग से होता है, प्रभावी मांग से है। अब ये क्या दिक्कत परेशानी है, ये आपको जो है सुनना है गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जब डिमांड का मीनिंग बताया था, उसमें मैंने ये बताया था कि हम जो चाहते हैं, मैं चाहता हूं कार खरीदना, ठीक है, तो क्या वो मेरी डिमांड है? नहीं, वो मेरी जो है डिमांड नहीं है गाइज। मेरी जो डिमांड है क्या है कि मेरे पास जो सबसे पहले तो जो साधन है, मेरी जो खरीदने की क्षमता है और मेरी जो खरीदने की इच्छा है। मान लो मैंने आपको बताया मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, अगर मैं वो 2 लाख रुपए एक पर्टिकुलर टाइम पर, और वो गाड़ी जितने की थी, अगर मैं वो 2 लाख रुपए उस पर खर्च करने के लिए तैयार हूं, तो ही वो मेरी डिमांड कहलाती है, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। मान लो मैं एक कार खरीदना चाहता हूं, मेरे पास 2 लाख रुपए भी हैं, लेकिन मैं उस 2 लाख को खर्च नहीं करना चाहता, तो वो मेरी डिमांड जो है नहीं कहलाएगी। तो इसी को कहते हैं प्रभावी मांग, ठीक है। तीसरी इसकी अगर बात करें इसकी विशेषता की, तो आप ये लिखोगे कि यह एक प्रवाह अवधारणा है। क्या लिखोगे? यह एक प्रवाह अवधारणा है। इसका क्या मतलब होता है?
क्योंकि मैंने बोला एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर प्राइस पर। तो जो एक पर्टिकुलर टाइम, तो उसमें मैंने आपको क्या बोला, टाइम कुछ भी हो सकता है, डे, वीक, मंथ, क्वार्टरली, एनुअली, वीकली, कुछ भी हो सकता है। तो उसी को क्या कहते हैं, प्रवाह का मतलब हमेशा समय काल से होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको समय काल ही कहते हैं। तो ये जो है एक प्रवाह अवधारणा होती है, ठीक है। और फिर आप लिखोगे अगली के यह हमेशा एक निश्चित मूल्य से संबंधित होती है, निश्चित मूल्य से संबंधित होती है। फिर आप लिखोगे इसके अंदर ये कि हमेशा ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्राइस से क्या होगी, रिलेटेड होगी। अगर ये किसी पर्टिकुलर प्राइस से जो है वो रिलेटेड नहीं है तो वो जो है डिमांड आपकी नहीं कहलाएगी। साथ के साथ पांचवी लिखोगे तो आप इसमें क्या लिखोगे, आप इसमें लिखोगे ये लिखोगे कि इसका संबंध ये कह सकते हो हमेशा अंतिम मांग से है। क्या बोलोगे, अंतिम मांग से है। इसका क्या मतलब होता है गाइस, इसका ये मतलब है कि देखो मांग कई तरीके की होती है, क्योंकि वस्तुएं कई तरीके की होती हैं। तो एक होती है अंतिम वस्तुएं, एक होती है मध्यवर्ती वस्तुएं, एक होती है निवेश वस्तुएं, कई तरीके की होती है। तो कह रहा है मध्यवर्ती वो होती है जो ना रॉ होती ना फाइनल होती, जिसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो निवेश कौन सी होती है, इन्वेस्टमेंट वाली। तो इसका संबंध हमेशा अंतिम वस्तुओं से है, अंतिम मतलब फाइनल गुड्स से इसका जो है हमेशा रिलेशन रहता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, जो रेडी टू कंज्यूम होती हैं, कंजप्शन के लिए रेडी होती हैं, उसको कहते हैं अंतिम मांग, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है आप 5 विशेषताएं इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। अगर किस्मत खराब होती है तो ये टॉपिक भी आपका आ जाता है, ठीक है जी। तो इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।